चलो देखो जरा, लास्ट टाइम पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोकार्पी हो गया। अब शुरू करते हैं, एक ये चैप्टर बीच में छूट गया था, इसको कवर कर लेते हैं, जैविक कृषि। और ये खेती किसानी पेड़ पौधों से रिलेटेड है तो आसानी हो जाएगी। वो सूक्ष्म जीव अपन ने पढ़ा था, सूक्ष्म जीव में ही टॉपिक छूट गया था, जैविक कृषि पहला टॉपिक है ये। अगला इसके बाद अब इसमें हेडिंग डालना जैविक कृषि। और मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तुम्हारा ये चैप्टर नहीं हुआ है। कौन सा चैप्टर नहीं हुआ है? इसमें अभी हमने परागण नहीं पढ़ा है, तो परागण इसको पढ़ने के बाद पढ़ लेना। जैसे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कंप्लीट करेंगे फिर परागण पे आ जाएंगे। तो हेडिंग क्या डाली? जैविक कृषि। अब सुनो कहानी। अच्छा, अपना बैच स्टार्ट कब से हुआ ये तो बता दो। 6 से? तो 6 तो परसों है। तो अपन ने पहला टॉपिक क्या किया था, फिर दूसरा टॉपिक रिप्रोडक्शन, फिर तीसरा टॉपिक सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब हेडिंग डालो आप जैविक कृषि। तो अब इसको समझो। सबसे पहले आप सामने देखो, आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? यह है पहला मेंस का 3 मार्कर। जैविक कृषि के अवयव क्या होते हैं? तो यह है जैविक कृषि। जैविक कृषि में खेती होती है, जैविक कृषि में पशुपालन होता है, जैविक कृषि में कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग होती है, जैविक कृषि में वो फसलों को अदल बदल कर बोने की प्रक्रिया क्या कहलाती? फसलों को अदल बदल कर बोते हैं, उसको कुछ बोलते हैं फसल चक्रण, है ना। और इसी तरह से ये जो देख रहे हो आप, ये सभी जो हैं ये इसके घटक हैं जैविक खेती के। अब कहानी शुरू होती है यहां से, ध्यान से समझना। पहले मुझे बता दो खेती क्या कहलाती है, फिर मैं कहानी शुरू करूं। तुमसे पूछेंगे, सीधा सीधा पूछेंगे, खेती क्या कहलाती है? एक ही प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के पादपों का स्थानीय मृदा में बाहुल्य खेती कहलाता है। यह है डेफिनेशन। एक ही प्रकार के या एक से अधिक पादपों का स्थानीय बाहुल्य मृदा में खेती कहलाता है। अब छोड़ो अब इसको, या एक ही प्रकार की फसलें जहां, एक ही प्रकार के पादप जहां उगते हैं वो क्या कहलाती? खेती कहलाती है। सवाल पैदा होता है कि हिंदुस्तान में खेती शुरू कब से हुई? अच्छा, विश्व में खेती कब से शुरू हुई? 1905 से? मतलब 1905 के पहले नहीं? अरे भाई, हिंदुस्तान ने पहली खेती तब करना स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना, जब विश्व में कोई खेती नहीं जानता था। मतलब दुनिया को उपहार दिया है भारत ने खेती, और भारत जो खेती करता था वो थी जैविक खेती। तो जब से विश्व में खेती स्टार्ट हुई है, विश्व में जब से क्या स्टार्ट हुई है? मतलब लिख तो सकते हैं ना। हाँ, तो विश्व में जो कृषि स्टार्ट की है वो किसने स्टार्ट की है? भारत ने। और भारत ने जो कृषि पूरी दुनिया को सिखाई है वो है जैविक कृषि। तो आप कुछ भी शुरू करो, कुछ भी शुरू करो इस चैप्टर से संबंधित, आपका पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, जैविक खेती विश्व को भारत की देन है। लिखना है, जैविक खेती विश्व को भारत की देन है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना। मैंने लास्ट टाइम देखा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बताओ, खेती कब से शुरू करी हिंदुस्तान में?
मोहन ओहन तो ठीक है, वो सब छोड़ो छाड़ो। हमसे पहले जो मानव था और हमसे पहले मानव सभ्यता के विकास में जो मानव था वो हमारा भी बाप था, मतलब नॉलेज के मामले में। उसका नाम है क्रोमैग्नन। तो जो क्रोमैग्नन मानव है, जिसको मानव विकास की परंपरा में सबसे बुद्धिमान मानव माना जाता है, इसलिए बुद्धिमान मानव माना जाता है क्योंकि क्रोमैग्नन मानव ने ही सबसे पहले पौधों के बीजों को एकत्रित करके उनको एक जगह पर उगाया, जिसे हम क्या कहते हैं, कृषि में उसने कुछ पशुओं का सहारा लिया, इसे क्या कहते हैं। और याद रखिएगा, जब से इंसान ने कृषि की है, जब से इंसान ने पशुपालन किया है, तभी से मानव जाति को स्वर्णिम ये जो उपहार मिला वो है स्थायी जीवन। मतलब एक जगह पर इंसान ने रहना स्टार्ट किया, और जब एक जगह पर रहना शुरू करेगा मतलब स्थायी जीवन की नींव बताओ जल्दी से किसने रखी थी। जिसने खेती और पशुपालन दिया पूरी दुनिया को, नाम है क्रोमैग्नन मानव। और क्रोमैग्नन हमारे ठीक पूर्वज थे। हम होमोसेपियंस हैं, हमारे ठीक पूर्वज, मतलब हम किन की औलादे हैं, क्रोमैग्नन की। और क्रोमैग्नन है सबसे बुद्धिमान मानव। यहां से खेती शुरू होती है, क्रोमैग्नन से। तो बताओ क्रोमैग्नन जो खेती करता था वो कौन सी खेती करता था, जैविक खेती। अब सवाल पैदा होता है भाई ये जैविक खेती क्या है। जैविक खेती का मतलब होता है जिसमें रसायनों का प्रयोग बिल्कुल भी न किया जाए और पर्यावरण के जो घटक हैं उन्हीं को खेती में यूज किया जाए, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, वो कहलाती जैविक खेती। तो आप पहला स्टेटमेंट ये लिख लो, मतलब इसी में, कि खेती की शुरुआत किसने करी है, क्रोमैग्नन मानव ने। ये चीज जरूर मेंशन कर लेना। खेती की शुरुआत क्रोमैग्नन मानव ने करी। अब कहानी शुरू होती यहां से। तो बताओ क्रोमैग्नन मानव मतलब हमसे भी पहले, मतलब कितना साल पुरानी बात है ये। सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी है, 1000 वर्ष पुरानी है। तो थोड़ा सा और इसमें जोड़ लो, 10,000, या देख लेना क्रोमैग्नन का टाइम कब था। तो क्रोमैग्नन से लेकर, अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, कहानी में चेंज आ रहा। क्रोमैग्नन से लेकर फिर ये सिंधु इंदु घाटी सभ्यता सब कवर करते हुए हम सीधे पहुंचते हैं साल 1950 में, जब से खेती शुरू हुई। और साल 1950 जो भी खेती होती रही हिंदुस्तान में वो सब थी जैविक खेती। कौन सी खेती थी, अब सुनो कहानी। ये क्या लिखा है, स्वतंत्रता से पूर्व हिंदुस्तान में, जल्दी से बताओ, क्रोमैग्नन से लेकर 1950 तक कौन सी खेती होती रही। और जैविक खेती का मतलब आज के समय पे ये एकदम क्लियर कट आप याद रखना कि जैविक खेती उसे कहते हैं जिसमें रसायनों का उपयोग लगभग न के बतौर होता है। या रसायनों का मतलब है यूरिया, रसायनों का मतलब है डीडीटी, रसायनों का मतलब है बोर्डो मिक्सचर, रसायनों का मतलब है आइसोप्रोट्रॉन। मतलब एग्रीकल्चर में एक भी केमिकल नहीं डाले जाते थे। कब तक, 1950 के बाद ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सिनेरियो ही चेंज हो गया। अच्छे से सुनना, कहानी ये है, साल 1950 के बाद एकदम से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। इंडिया की जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि लोगों को क्या चाहिए होगा, और ज्यादा से ज्यादा अन्न पाने की चाहत में हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अगर ये समस्या है, जनसंख्या वृद्धि समस्या है, जनसंख्या वृद्धि प्राथमिक समस्या है, दूसरी समस्या क्या है, तो फिर बताओ उसका सॉल्यूशन क्या है। तो फिर किसी ने हमको बताया, अब यहां से शुरू हो रही है कहानी। पंडित नेहरू को यह बहुत अच्छे से पता था कि जिस हिंदुस्तान की कमान मैं संभालूंगा यहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगा। और बंदा विदेश से पढ़ के आया था और यहाँ के लोग प्योर गंवार, ज्यादा शिक्षा दीक्षा के मामले में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं। तो पंडित नेहरू को यह बहुत अच्छे से पता था कि अनपढ़ों का देश में चलाने वाला हूं। कब से, इनके 51 में चुनाव होते हैं, 52 में लोकसभा आ जाती पहली। तो अनपढ़ों का देश में चलाऊंगा,
जैसे ही वो पद में आते, प्रधानमंत्री बनते हैं, हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी समस्या उनके सामने जो उनको दिख रही थी वो थी जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि जो समस्या थी, इसमें जरा जल्दी से बताओ, संसाधनों का तेजी से क्या होगा, उपयोग होगा। तो संसाधन तेजी से क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, और इसको उसी का डर था। तो इसलिए इस बंदे ने कितने साल शासन किया? परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत साल 1982 में इसी ने स्टार्ट करी, जिसको इंदिरा जी ने आगे ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी से पॉपुलर कराया था। पंडित नेहरू का मानना था कि जिस देश की जनसंख्या कम होगी उस देश में रिसोर्सेज बेहतर हो सकेंगे, सरकार लोगों के लिए ज्यादा अच्छा कर सकती है। लेकिन नेहरू जी इन 10 सालों में, 62 में इनकी डेथ हो जाएगी, कुछ खास नहीं कर पाए जनसंख्या वृद्धि को लेकर। तो बताओ, तेजी से हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों में क्या चीज की मांग भी बढ़ेगी। फिर इसके बाद एक बंदा आता है जिसका नाम है गुलजारी लाल नंदा, वो तो कुछ समय के लिए है। अब आता है जय जवान जय किसान का नारा देने वाला बंदा। लाल बहादुर शास्त्री के समय पर, बात है सन 1964 की, 1964 में हिंदुस्तान भुखमरी की कगार में पहुंच गया था। लोगों के पास 2 वक्त का खाना खाने को पैसा नहीं था। सुबह का खाना होता तो शाम का नहीं होता। एक रोटी है, 4 लोग हैं तो एक रोटी के 4 टुकड़े किए जाते। ये हालात थे कब? 1964 में। अमेरिका ने हम पे हमदर्दी जताई। अमेरिका ने कहा कि अरे हिंदुस्तान गरीब मुल्क, भूखों और नंगों का देश। भूखों और नंगों का देश हिंदुस्तान को ही कहते हैं, याद रखना। अमेरिका इसका सबसे बड़ा स्टेटमेंट वो देने वाला पर्सन है। तो अमेरिका ने कहा कि यार भूखे और नंगे लोग इधर पे मर रहे हैं भूखमरी से, एक काम करते हैं इनको हम देते हैं कुछ। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी लाल बहादुर शास्त्री को कि हम एक गेहूं भेज रहे हैं, इसको अपने लोगों को खिलाओ। बाद में पता चला कि वो गेहूं वहां सुअरों को खिलाया जाता था। नाम है PL-40। तो जरा जल्दी से बताओ, जब अटल जी कह रहा, क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री जी को ये बात पता चलेगी तो वो गेहूं लेंगे कि नहीं लेंगे? उन्होंने मना कर दिया और एक स्टेटमेंट पास किया पूरी दुनिया को कि हम एक पेट खा के रह लेंगे लेकिन दूसरे पेट अमेरिका का गेहूं नहीं लेंगे। इसी स्टेटमेंट को जब सुना इंदिरा ने, तो अब सुनना और यहां से समझने की कोशिश करना कि जब आप हायर यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो या आप लोकल कॉलेजेस में पढ़ते हो तो पढ़ने में कुछ विकसित हो चाहे ना हो, समझ का दायरा बहुत विकसित होता है। लाल बहादुर शास्त्री का माइंडसेट देखो, वो क्या कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है तो अन्न की डिमांड बढ़ रही है, तो वो क्या सोल्यूशन दे रहे हैं कि हमको एक पेट खाकर और जो दूसरे टाइम का खाना है वो दूसरे किसी को दो तो वो जिंदा रहे। इंदिरा गांधी जी पीएम जब बनती हैं, कुछ समय बाद इंदिरा गांधी जी की एंट्री होती है। कब? 2 साल बाद, 19 ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पता होना जरूरी है। तब आपको पता चलेगा कि ये प्रधानमंत्री केवल ऐसे ही नाम के नहीं होते थे, सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता था। 1966 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी तब हिंदुस्तान और भी ज्यादा भुखमरी की कगार पे खड़ा था। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जैसी फिलॉसफी ये जमाना रवाना हो गए, ये बूढ़ों और बुजुर्गों की फिलॉसफी है। हमारे खर्चे यदि ज्यादा हैं तो हम उपयोग कम करें, ये बूढ़े लोग बोलते हैं। अगर हमारे खर्चे ज्यादा हैं तो हम कमाएं भी ज्यादा। अगर अन्न की डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा करें हम। ये सॉल्यूशन है, ना कि एक पेट खा के दूसरे को दें तो मैं भी भूखा और तू भी भूखा, मतलब दोनों भूखे नंगे। किसका कहना था ये? तो इंदिरा गांधी जी ने किस पे जोर दिया? मतलब अन्न की यदि मांग बढ़ रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो इंदिरा गांधी जी ने किस पे बल दिया कि ज्यादा से ज्यादा कृषि का क्या करना होगा, उत्पादन। तो इंदिरा गांधी जी ने बुलाया अपने समय के जेनेटिक इंजीनियर को, नाम है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को बोला कि तुम एक काम करो, फुर्ती में प्लेन पकड़ो, मैक्सिको निकलो, मतलब यूएसए में रॉकफेलर फाउंडेशन है, रॉकफेलर फाउंडेशन है, ये एक जगह है। यहां एक बंदा काम करता है जो हरित क्रांति का पिता है। इससे मिलो और जब तुम जाना तो खाली हाथ मत जाना, इंडियन गेहूं की एक किस्म ले जाना। तो बताओ, MS स्वामीनाथन यहां से जब गए थे तो वो अपने बैग में सूटकेस में क्या ले गए थे? गेहूं की एक बाली। इनसे मिले
कौन? ये है वो बंदा। अपने साथ क्या ले गए थे? गेहूं की एक बाली। किससे मिले? अपना दुखड़ा सुनाया कि हिंदुस्तान भूख से मर रहा, कुछ करो। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, कहानी यहां चेंज हो रही है और ये वो चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। ये बंदा कौन है? किस देश का है? यूएसए में किस सिटी का है? मैक्सिको में एक गेहूं उगता है, तो मैक्सिको का गेहूं अलग हो गया, इंडियन गेहूं अलग हो गया। अरे हाँ या ना? इन दोनों गेहूंों को जमीन में फेंका गया, तो जल्दी से बता कुछ समय बाद क्या बना होगा? पौधा। पौधा जब बना होगा तो दोनों के पास फूल आए होंगे। अब ध्यान से सुनना, मैक्सिकन गेहूं का यदि स्त्री केसर लिया है तो इंडियन गेहूं का पुंकेसर लिया गया और इन दोनों को कराया गया क्रॉस। और जब क्रॉस कराया गया तो जो बीज हमको प्राप्त हुए उनको कहते हैं संकर बीज। क्या बोलते हैं? मैं चाहता तो डायरेक्ट बोल देता कि एमएस स्वामीनाथन इनसे मिले। किन से मिले? नॉर्मन बोरलॉग से। और इन दोनों ने मिलकर संकर बीज बनाए लेबोरेटरी में। समझ में आया संकर बीज कैसे बने? एक का पुंकेसर, दूसरे का स्त्री केसर, क्रॉस हुआ और फिर बन जाता है बीज। क्लियर हो गई कहानी? अब ध्यान से सुनना, कौन सी चीज बनाई इन लोगों ने? संकर बीज। और उस संकर बीज, और वो संकर बीज किसके थे बताओ? चावल के थे कि गेहूं के थे? तो गेहूं के संकर बीज लेकर बताओ कौन हिंदुस्तान आ गया? पक्का? और फिर इंडिया में उतने ही समय पे और भी दूसरे खेप भिजवाई गई संकर बीज की और किसानों को बोला गया कि अब आप गेहूं का उत्पादन ना करिए, मतलब गेहूं को खेतों में ना डालकर इन बीजों को खेतों में डालिए। तो आप जरा इमेज देख लो तो आपको थोड़ा कंफर्म होगी कहानी। ये इंडियन गेहूं है और ये देखो ये है हाइब्रिड गेहूं या हाइब्रिड सीड। बड़ा भी है, अनाज का दाना मोटा भी है। जल्दी से बताओ, अनाज का दाना मोटा है इसका मतलब है ज्यादा आटा, और ज्यादा आटा मतलब ज्यादा भूख को शांत करने वाला। ये है कहानी। तो इंदिरा गांधी जी ने किसकी मदद ली? किसके साथ पास में गए वो? ठीक है, अब कहानी यहां से चेंज कर रहा हूं। बताओ एमएस स्वामीनाथन 1966 में अपने साथ कौन से बीज लेकर आए? मैक्सिकन बीज लेकर आए थे, मतलब मैक्सिको के बीज थे, मैक्सिको में बने थे इसलिए मैक्सिकन, लेकिन संकर बीज बोलेंगे हम उनको। समझ में आ गया चीज? तो मैक्सिकन बीज लेके आए और इंडियन किसानों को बोला कि आपको इसको क्या करना है? बोना है। लेकिन साथ ही साथ में यहीं से शुरुआत हो जाती है। आप बता दो जल्दी से, यदि संकर बीज को बोया जाता है साल 1966 में, तो इसी को इंदिरा गांधी जी एक नए नाम से रिप्रेजेंट करती हैं और इसे कहते हैं, बताओ हरित क्रांति की शुरुआत कैसे होती है? कौन से बीजों से होती है? अब हरित क्रांति से बताओ फायदा क्या हुआ था? आप लोगों ने पढ़ा है किसके उत्पादन में इंडिया ने जबरदस्त वृद्धि हासिल करी थी? तो पहले 5 साल गेहूं के उत्पादन में हमने वृद्धि करी, फिर एमएस स्वामीनाथन तत्काल जब गेहूं के उत्पादन में वृद्धि होने लगी तो फिर वो चावल के संकर बीजों को लेने कहां पहुंच गए? और मैक्सिको से कौन से बीज लेके आए? चावल के। तो देखते देखते 10 साल में, जल्दी से बताओ हरित क्रांति कब से शुरू हुई है? और 10 साल मतलब 1966 से 1976, ये 10 साल हरित क्रांति का स्वर्णिम काल था। 1966 से लेके 1977 हरित क्रांति का स्वर्णिम काल था। इस काल में शुरू के 5 साल हमने क्या जबरदस्त बोया, और फिर क्या बोया, और किस में हमने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। उसको आपको गेहूं और चावल के लिए एक वर्ड यूज करना है, खाद्य भंडारण में या खाद्यान्न फसलों में हमने, बताओ कब आत्मनिर्भरता हासिल कर ली? 66 में भूखे मर रहे थे हम, हमारे पास में 2 वक्त को नहीं था, और 76 में हमारे पास इतना गेहूं था, इतना चावल था कि हम बेचने लगे। और जो सबसे पहले हमसे खरीदता है वो वही देश था जिसने हमको भीख के रूप में PL-40 दिया था। इंडिया ने कुछ जगहों पर जबरदस्त तमाचे मारे हैं, जैसे क्रायोजेनिक इंजन में, जिन्होंने टेक पढ़ी होगी मैंने उनको बताया था, उसी तरह से यहां पर भी। तो अब आप मेरे को बताओ हरित क्रांति ने क्या किया है?
जो भूखे मर रहा देश था उसको आत्मनिर्भरता के लेवल पर आ गए। आत्मनिर्भरता भी छोड़ दो, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे भाई, हम बेचने लगे चीजें। और जल्दी से बताओ, जब हम गेहूं बेचेंगे तो हमारे देश के कुछ लोग समझेंगे कि यार ये गेहूं दूसरे देश बेच रहा है, भैया हमको दे दे, हम यहीं पास में ब्रेड की फैक्ट्री डाल दे रहे हैं, हम यहीं पास में काय की फैक्ट्री डाल दे रहे हैं, आटे की फैक्ट्री डाल दे रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत भी कहां से हो रही है? कृषि से जुड़े हुए उद्योगों की शुरुआत भी कहां से हो रही है? हरित क्रांति के बाद से। मतलब हरित क्रांति ने हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान की तो ठीक है, इनकी दशा भी बदल दी और दिशा भी बदल दी। इतना पैदावार किया। 66 और 67 में जो किसान मर रहा था, फांसी लगा रहा था, वही किसान 10 साल बाद इतना रईस हो गया, इतने सारे संसाधन हो गए उसके पास कि वो जो चाहे वो खरीद सकता था हरित क्रांति के दम पे। यही आपको पढ़ाया गया है और यही आपको सिखाया गया है। अब कहानी में चेंज यहां से होता है। जो हरित क्रांति में अभी तक आपने सीखा है वो साफ साफ बकवास है, सच्चाई कुछ और है। और वो सुनो अब हमारे मुंह से। ये वही ज्ञान है जो कृष्ण अर्जुन को देने से चूक गए थे कुरुक्षेत्र में, अब हम तुमको दे रहे हैं। नॉर्मल, अच्छा बताओ, हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव कहां पर देखने को मिला था? हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था उन राज्यों में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जहां पानी ज्यादा था। यूपी में पानी ज्यादा था, आंध्रा में पानी ज्यादा था, तो नो डाउट वहां पर जब ये वाले बीज फेंके गए खेतों में, कौन से बीज, तो जबरदस्त पैदावार हुई। क्योंकि वहां पर 2-2, 3-3 बार नहीं, 5-5, 6-6 बार सिंचाई लगती थी इन संकर बीजों को, तब ये ज्यादा प्रोडक्शन दे पाए। मध्य प्रदेश में हालत बद से बदतर थे हरित क्रांति के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंचाई के साधन ही नहीं थे। और यहाँ का किसान तो पूरा 12 महीना में से 4 महीना किस पे आश्रित होकर खेती करता है। तो जहां पानी ज्यादा था, याद रखना हमेशा, ये इकोनॉमिक्स की चीज बता रहा हूं, जहां वाटर रिसोर्सेज ज्यादा थे, पानी ज्यादा था, हरित क्रांति वहीं सक्सेस हुई है। क्योंकि एम एस स्वामीनाथन ने पहले ही बोल दिया था कि जब आप संकर बीज यूज करेंगे तो वो ज्यादा पानी मांगेंगे, और ज्यादा पानी मांगेंगे इसका मतलब है आपको क्या रखनी होगी? सिंचाई के साधनों की व्यवस्था रखनी होगी। तो इसी वजह से हरित क्रांति ने इंडियन किसानों को एक तोहफा दिया, और कुछ कंपनियों ने अमेरिका की ये चीज इंडिया में एंट्री दी। मतलब बताओ, एम एस स्वामीनाथन जब इंडिया आएंगे तो वो गेहूं की कुछ बीज, संकर बीज की कुछ किस्में लेकर आएंगे, लेकिन फिर अमेरिकी गवर्नमेंट ने संकर बीज बनाने के लिए कंपनी नियुक्त कर दी। तो बताओ, हिंदुस्तानी किसान अगर संकर बीज खरीदेंगे तो किसको प्रॉफिट मिलेगा? अमेरिका को। संकर बीज किसकी डिमांड ज्यादा करते थे? पानी की। तो अमेरिका की कुछ कंपनियों ने क्या बनाना स्टार्ट किया? पंप, ये पानी वाली चीजें, और वो फव्वारा ये बनाना शुरू किया। किसान क्या खरीदेगा? ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में पानी से जुड़े हुए संसाधन खरीदेगा। तो बताओ किसकी ग्रोथ? हरित क्रांति में हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, इकोनॉमी उनकी बढ़ी है, और इतनी बड़ी है कि उन्होंने 10 साल में इतना कमा के रख लिया था कि 2000 तक उसकी मलाई छांटते रहे। अमेरिका वो है जो अपने बाप का भी सगा नहीं है। मैक्सिकन वीट, इनको फ्री में क्यों दे दिया संकर बीज? क्योंकि एक बार देने के बाद फिर देखो कितना खतरनाक। अब और भी सुनो, पहली बार भारतीय कृषि में हरित क्रांति के दौरान, मतलब साल 1966 के बाद हिंदुस्तान में यह चीज देखी गई। इंसानी श्रम को सॉल्व करने के लिए या इंसानी श्रम को कम करने के लिए पहली बार कृषि में वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया गया। यह है हरित क्रांति का सकारात्मक पहलू, कि किसानों की मेहनत, जो गधों के जैसी मेहनत करते थे, अब वो मेहनत ये करते थे। कौन? इसके पहले आपने देखा होगा, वो मदर इंडिया आई थी तो वो माँ रखती है इधर पे हल और खुद जोत रही होती है। फिर ये चीज मशीनरी ने ले लिया। मतलब हरित क्रांति का एक सबसे अच्छा यूज है कि एग्रीकल्चर में पहली बार किसका उपयोग हुआ? मशीनों का उपयोग। तो ये तो पॉजिटिव चीज है। लेकिन इसने क्या किया? कुछ ज्यादा ही आश्रित कर दिया लोगों को, ज्यादा ही आश्रित कर दिया। तो उससे पता फायदा क्या होगा? हिंदुस्तान में लोगों को रोजगार मिलेगा। अरे भाई, ये ट्रैक्टर वगैरह बिकेंगे तो रोजगार मिलेगा। लेकिन फिर दिक्कत ये हो गई कि सिर्फ रईस लोग ही मशीनों से क्या कर पाएंगे?
कृषि। और जब मशीनों के जरिए कृषि रईस लोग कर पाए, उसे कृषि का एक टाइप कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। क्या बोलते हैं? और हमारे माँ बाप जो खेती करते हैं उसको कहते हैं जीविकोपार्जन कृषि। आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं, आपके घर में 10 बोरा होता है, 10 का 10 बोरा खुद ही लग जाता है, कौन सी खेती है? तो आप बोलोगे सर खेती मतलब खेती है, और क्या है? तो वो कहेगा इधर आओ जरा। लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते, नहीं तो अगर मैं होता तो फिर तो लाफा देना चाहिए। दो तरह की कृषि होती है, एक होती है जीविकोपार्जन और एक होती है वाणिज्यिक। तो जरा जल्दी से बताओ ये कौन सी कृषि है? अब आप मुझे जल्दी से एक चीज समझा दो जो सबसे खतरनाक है। हरित क्रांति के सकारात्मक पहलू बता दो। सबसे पहली बार कृषि में क्या चीज आई? दूसरी चीज क्या चीज आई? इससे फसल में पैदावार क्या हुई? और फिर क्या चीज आई? याद रहेगा। अब आता है सबसे खतरनाक चीज। ये तीन चीजें तो फिर भी हैं, ये चीज को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। हरित क्रांति जो तीसरे नंबर का पॉइंट लेकर आई है, इसके लिए हरित क्रांति को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1966 से पहले एक भी रसायन या सिर्फ 1-8% कोई रईस किसान जो यूएसए में रहता रहा होगा, वहां रसायन चलते थे तो वो अपने साथ जब हिंदुस्तान में पर्टिकुलर रहने के लिए आ गया तो यहां रसायन ले आया। बल्कि 95% किसान जो हिंदुस्तान में खेती करते थे वो रसायनों का उपयोग नहीं करते थे। लेकिन 1966 के बाद हर किसान यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करने लगा। जल्दी से देखो किसका इस्तेमाल करने लगा? हर किसान डीडीटी का इस्तेमाल करने लगा। मतलब किसका इस्तेमाल करने लगा? तो जिसको आप डीडीटी कह रहे हो उसे अब मैं कहूंगा रासायनिक कीटनाशक। जिसे आप कह रहे हो यूरिया और डीएपी उसे मैं कहूंगा रासायनिक उर्वरक। और इन दोनों को एक वर्ड में अब मैं सीधे सीधे ये बोलूंगा। तो बताओ हरित क्रांति का सबसे खतरनाक वो पहलू जिसने हमारी कृषि की उस परंपरा को जीवित कर दिया जो कहीं लुप्त हो गई थी, कौन सी है वो चीज सबसे खतरनाक? मतलब मैं आपको इस भाषण से यह समझाना चाहता हूं कि जब से खेती हिंदुस्तान में स्टार्ट हुई तो किसने खेती स्टार्ट करी? क्रोमैग्नन ने। क्रोमैग्नन ने खेती स्टार्ट करी, सिंधु इंदु सब निकाल दो, साल 1950 तक। और मैं तो कहता हूं थोड़ी और आगे भी बढ़ो, साल 1966 तक। मतलब जब से एग्रीकल्चर शुरू हुआ, जब से एग्रीकल्चर शुरू हुआ तब से लेकर 1966 तक हिंदुस्तान में, जरा जल्दी से बताओ कैसी खेती होती रही? जैविक खेती। और जैविक खेती को ही कहते हैं रसायन विहीन खेती। मतलब हम एक भी रसायनों का उपयोग नहीं करते थे। लेकिन 1966 के बाद मानो हमको किसकी नजर लगी, और यहां जिसकी नजर लगी उसका पता आपको पता है, हरित क्रांति की नजर लगी। तो 1966 के बाद मानो जिस कमबख्त की हमको नजर लगी, नाम है उसका हरित क्रांति। और हरित क्रांति में जो 4 चीजें लाई गई वो प्री के क्वेश्चन थे आपके। ये प्री के क्वेश्चन है। हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं? अभी मैं सब लिखा दूंगा, अभी तो केवल समझा रहा हूं कौन कौन से घटक हैं। इनमें से बताओ प्रॉब्लम किसके साथ थी? पॉइंट नंबर 3 के साथ। कि पॉइंट नंबर 3 में हरित क्रांति के दौरान हर किसान ने बताओ किसका इस्तेमाल किया? रसायनों का इस्तेमाल किया। ये कोई गलत चीज थोड़ी ना थी। दिक्कत होती है जब आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हरित क्रांति इसलिए हिंदुस्तान में फेलुअर साबित हुई क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने ज्यादा उत्पादन पाने के चक्कर में रसायनों का संतुलित उपयोग करना शुरू किया कि ज्यादा से ज्यादा, और अति सर्वत्र वर्जयेत। और रसायनों के ज्यादातर प्रयोग ने मृदा का सबसे इंपॉर्टेंट गुण जो होती है उर्वरता या उर्वरक क्षमता, उसको छीन करके रख दिया। रसायन जलीय स्रोतों में पहुंचे तो जल को क्या किया? जल्दी से बता दो। प्रदूषित किया। अरे डीडीटी रसायन जो है वो, ध्यान से सुनना, डीडीटी रसायन जो है जिसको किसमें छिड़का जाता था? फसलों में छिड़का जाता था। तो डीडीटी रसायन पौधों की जड़ों से होता हुआ गेहूं और चावल के बीज में पहुंच गया। मतलब साल 1984 में पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हैं, कुछ भी बोल दो तो छोटी छोटी बात पे वो तुनकने लगती, भनकने लगती। साइंटिफिकली जब उनकी सारी चीजें चेक की गई तो पाया गया कि जो वो खाद्यान्न खा रही हैं
उसमें डीडीटी का अंश ज्यादा है, जिसमें उन्होंने हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ा दिया है। इसलिए साल 1984 में सबसे पहली गवर्नमेंट है पंजाब गवर्नमेंट, जिसने डीडीटी मतलब जल्दी से बताओ क्या चीज, रसायनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। तब 1984 में हमको यह चीज समझ में आई कि दिक्कत कहां से शुरू हुई है, 66 के बाद से। हमको फिर से यदि किसको बचाना है, किसको बचाना है, और महिलाएं मतलब यदि हमको अब खुद को बचाना है, समाज को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, जल को बचाना है, तो हमको इसको बाय बाय करना होगा, और जो शुरू से चली आ रही थी परंपरा उसी को हाय हाय करना होगा। यह है कहानी। अब आप मुझे बताओ फाइनल में क्या है जैविक खेती। इट हैज बीन द सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का विकल्प है जैविक खेती। कहानी क्लियर है? दो चार चीजें लिख लें। सबसे पहले हेडिंग डालना हरित क्रांति। और जो स्टेटमेंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला यहीं से शुरू करना। किसानों की दशा एवं दिशा बदलने वाली, किसानों की दशा एवं दिशा बदलने वाली वह क्रांति जिसने कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर भारत जैसे विकासशील देश को, भारत जैसे विकासशील देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। सफिशिएंट है। लाइन चेंज करके हरित क्रांति शब्द दिया, साइड हेडिंग हरित क्रांति शब्द दिया। ये तो तुम्हें बताना चाहिए मेरे को। बिल्कुल भी नहीं। विलियम गॉड, ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड वाज गिवन बाय विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द सबसे पहले किसने दिया? विलियम गॉड। याद रहेगा। हरित क्रांति का पिता, ये सब पता है आपको, फटाफट लिखो आगे चले, क्योंकि ये सब 3-3 मार्कर में पूछते हैं इसी वजह से। हरित क्रांति का पिता, जल्दी से बताओ क्या लिखोगे? ठीक है, लेकिन देश कौन सा है ये जरूर लिख लेना, सिटी कौन सी है ये जरूर लिख लेना, कहां काम करते थे ये जरूर लिख लेना। तो लिखो ब्रैकेट में यूएसए, नॉर्मन बोरलॉग लिखने के बाद नॉर्मन बोरलॉग, अमेरिका डैश मैक्सिको, अमेरिका डैश मैक्सिको। और अब जो स्टेटमेंट लिखना वो अलग लाइन से लिख लेना। रॉक फेलर फोर्ट फाउंडेशन में कृषि वैज्ञानिक। रॉक फेलर फोर्ट फाउंडेशन ये एक ट्रस्ट है, ये एक संस्था है जहां पर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते थे। बताओ हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कब से हुई? हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट कब से हुआ है?
अब मैं इंडिया में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, शुरू इसने किया है 1950 से। अब ध्यान से सुनना, हिंदुस्तान की एंट्री होने से पहले मतलब 1966 की वो घटना, एम एस स्वामीनाथन क्या ले गए थे अपने साथ? मैक्सिकन गेहूं सॉरी वो साधारण गेहूं ले गए थे, इंडियन गेहूं। और किस गेहूं के साथ में उसका क्रॉस कराया तो क्या मिला था? उससे प्रोडक्शन इजाफा हुआ। तो ये तो घटना 66 की है ना, और 1950 से ग्रीन रेवोल्यूशन चल रही थी। मतलब बंदे का नाम एक बार फिर से बताना। वो मैक्सिकन गेहूं को और दुनिया के दूसरे गेहूंों के साथ क्रॉस करवा रहे थे। तो सबसे बेहतर रिजल्ट मिला था पाकिस्तान के साथ, बेटा ऐश कर रहा था। लेकिन जैसे ही 1966 में किसकी एंट्री होती है? अरे इंडिया की एंट्री होती है ना भाई, बाप की एंट्री होती है। तो फिर पाकिस्तान वाले गेहूं से भी ज्यादा बेहतर जो है मोटा और अच्छी प्रोडक्टिविटी हमको इंडियन गेहूं के साथ देखी गई थी। तो कुछ तो इस बात का भी पाकिस्तान बुरा मानता है कि यार हर चीज में इंडिया अपना कुछ ना कुछ घुसा देता है, तो ये दिक्कत है। हाँ, अब सच्चाई पे आते हैं। भारतीय हरित क्रांति का पिता, अभी कितने अच्छे से आंसर करते हो। एमपीपीएससी जब पूछती है कि हरित क्रांति का पिता, तो फिर टिक करके चले आते हो नॉर्मन बोरलॉग। भारतीय हरित क्रांति का पिता कौन है? एम एस स्वामीनाथन। थोड़ी जल्दी लिखना है, ये सब पता चीजें हैं लेकिन अच्छा है अगर इनके बारे में। एम एस स्वामीनाथन। लाइन चेंज करके लिखो, जानकी अम्माल से प्रेरित। 2 मिनट रुक जाना। बैंगन एवं गन्ना क्रांति की जनक, बैंगन एवं गन्ना क्रांति की जनक जानकी अम्माल से प्रेरित। जानकी अम्माल, अम्माल लिख दूं क्या? साउथ इंडिया में अम्मा ना बोल के अम्माल बोलते हैं। जानकी अम्माल से प्रेरित, मतलब इन्होंने जो ये बॉटनी की डिग्री ली थी ये इनके कारण ली थी। बोलते ना हर किसी का एक आइडियल होता है लाइफ में, ये वही चीज है। हाँ, तो द क्रेडिट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन गोस टू द। अब बताओ कि इन्होंने ऐसा क्या किया था जिस वजह से हम इनको पूजते हैं। लाइन चेंज करके लिखना, आनुवांशिक विशेषज्ञ एवं इंदिरा गांधी जी के, आनुवांशिक विशेषज्ञ एवं इंदिरा गांधी के सहायक आपने भारत के लिए, सीधे मुद्दे की चीज लिखवा दे रहा हूं, भारत के लिए गेहूं की संकरित किस्म का विकास किया था। ये संकरित समझ में आ गया ना? एक का पुंकेसर, दूसरे का और फ्यूजन कराएंगे। हरित क्रांति की शुरुआत, अब ये क्या बता लिखवा रहा हूं यार, फिर भी लिख लो जल्दी से। हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? 1966-67। अब कहानी सुनो, 1966 का मतलब है कि 66 से संकर बीज खेतों में डलने शुरू हुए। लेकिन सरकारी फाइलों में जाके देखोगे तो हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी 66 से 1 साल पहले, जब एम एस स्वामीनाथन यहां से ट्रेन पकड़ के गए थे मैक्सिको। मतलब 65 से मानते हैं, सरकारी फाइलों में 65 है और इंडियन नोट्स में या अपने नोट्स में या हमारे समझने के लिए 66 है। समझ में आ रही चीजें? अब लिखो हरित क्रांति का स्वर्णिम युग। अरे यार जैविक खेती पढ़ना है, हम हरित क्रांति टी पे पढ़े हैं। दीदी, राम को पढ़ने के पहले रावण पढ़ना जरूरी है, ये है कहानी। ठीक है, क्या लिखा? हरित क्रांति का स्वर्णिम युग इज इक्वल्स टू 10 साल लिखने हैं आपको। जल्दी से बताओ कहां से कहां तक।
अब 1966 से शुरू करें कि 67 से, कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब जो ज्यादा रियलिटी है, अपन 66 ले लेते हैं और 66 प्लस 10 कर लो, 1976 सफिशिएंट है। इसको दशक बोलते हैं। लेकिन कुछ किताबें, अब याद रखना, अब जैसे ये नोट्स में मैंने देखा, अब ये 67 और 78 बोल रहे हैं, तो सिर मत पीट लेना, 1-2 साल आगे पीछे चल सकता है, लेकिन ये रियलिटी है 10 साल तक। अच्छा, 10 साल तक बताओ, केवल और केवल गेहूं के बीज से प्रोडक्टिविटी होती रही कि हम चावल भी ऐड कर दिए? तुम्हारा भरोसा नहीं, वहीं ब्रैकेट में लिख लो, संकरित गेहूं एवं चावल के बीज, संकरित गेहूं प्लस चावल के बीज। एक भी नई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस का, लेकिन पेपर थर्ड में कभी नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स में आएगा, हरित क्रांति के घटक, और वहां कुछ नहीं चलेगा, सीधी बात, नो बकवास चलेगा। जल्दी से बताओ कौन से 4 घटक थे? जैसे भारतीय राजनीति के 4 पिलर होते हैं, पहला लोकसभा, सही है क्या ये चीज? हाँ हाँ, और याद रखना ये चीज। उसी तरह से हरित क्रांति के 4 स्तंभ हैं। पहला कौन सा? अगर कोई मेरे से पर्सनली पूछे कि सर हरित क्रांति क्या है, तो मैं तो सीधे बोलूंगा एक वर्ड में, रईसों के लिए चोचले थे। गरीब तो मर गया था बेचारा, क्योंकि हाइब्रिड सीड की कीमत बहुत ज्यादा थी। बेचारा ट्यूबवेल कहां से लाएगा, उसके पास बीज खरीदने को तो पैसा नहीं है, फिर रसायन कहां से डालेगा, क्योंकि संकर बीज को रसायन चाहिए थे, और फिर ट्रैक्टर कहां से लाएगा। किसानों की हालत तो 1966 में यह थी कि जहर की पुड़िया, जो शायद धेला एला क्या चलता था, उसके लिए पैसे नहीं थे बेचारों के पास। मतलब जब भी मैं वर्ड बोलता हरित क्रांति, तो मेरे को वो मोटे मोटे बढ़िया सेठ साहूकार लोग है ना, वो दिखते हैं, और वो कृषि करवा रहे होते हैं, वाणिज्यिक कृषि। चलें आगे। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। पहला नंबर, गेहूं एवं चावल के गेहूं एवं चावल ब्रैकेट में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में जल्दी से बताओ, आत्मनिर्भरता। और दूसरा क्या लिख रहे हैं? हाँ ठीक है। अब जो आप लोग के हिसाब से जो भी आप बोलोगे वो सही हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे को ज्यादा बेहतर लगता है, इंडियन एग्रीकल्चर में फर्स्ट टाइम मशीनरी यूज हुई, यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लिखना, भारतीय कृषि में, दूसरा सकारात्मक प्रभाव, भारतीय कृषि में प्रथम बार मशीनरी का उपयोग हुआ, मशीनरी का उपयोग हुआ। इससे जल्दी से बताओ, जो फसल पूरा गांव और आसपास के गांव के लोग एक खेत को यदि एक दिन में काटते थे, उसको 1 घंटे में करके कौन रख देता था? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मतलब खेती का समय बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब जो काम 4 दिन में 5, अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों ने कभी फसल काटी है, या कभी सुना होगा फसल काटने के टाइम पे वो क्या, किनको बुलाना पड़ता था? हाँ, मजदूरों को बुलाना पड़ता था। अब वही काम कौन कर देता है फटाक से, कम समय के में। ठीक है, अब लिखो नकारात्मक प्रभाव, अगला 3 मार्कर, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। अब यहां से शुरू होगी कहानी।
पहला नकारात्मक क्या लिख रहे हो? चित्र देखो और खुद आंसर करना। ये डाटा दिख रहा है, लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए है। हरित क्रांति के पहले जब हम भूखों मर रहे थे, मतलब 1960 से 61, अरे हाँ या ना, गेहूं कितना हो रहा था? डाटा नंबर नंबर देखना है आपको और कुछ नहीं करना। नंबर कितना था? 851। 1966-67 से हिंदुस्तान में क्या शुरू हुई? सीधे सीधे 1970 का डाटा है, मतलब हरित क्रांति को कितने साल हुए हो गया? लगभग लगभग 3-4 साल हो गए। अब आप देखो कि गेहूं का उत्पादन बढ़ा है कि घटा है? लगभग दुगने के पास ही पहुंचने वाले थे हम लोग। ये है हरित क्रांति का पावर, ये है हाइब्रिड सीड का पावर, ये है मशीनीकरण का पावर। लगभग लगभग दुगने ही कर दिए, मतलब जहां हम भीख मांगने की कंडीशन में थे, अब हम दान करने लगे। चलते हैं सच्चाई की तरफ। ये क्या है? पल्सेस मतलब दालें। अच्छा, दालों, जब दालें बोई जाती है तो दालों के साथ में उनको भी तवज्जो दी जाती है जो ऑयल देते हैं। तो आपने ऐसा कुछ सुना होगा कि दलहनी और तिलहनी, तिलहनी मतलब तेल देने वाले, और इसको कहते हैं येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति हिंदी में बोलते हैं। दलहनी और तिलहनी का उत्पादन कौन सी क्रांति कहलाता है? पीली क्रांति। अब आप मुझे बताओ, 1960 में दालें कितनी हो रही थी, और हरित क्रांति के बाद दालों का नंबर बढ़ा कि और घट गया? शुरुआत यहीं से करेंगे। हाँ, दालों का नंबर घट गया, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, दलहनी एवं तिलहनी, दलहनी एवं तिलहनी ब्रैकेट में पीली क्रांति, हाँ कैसी? में कमी। अब आता है खतरनाक पॉइंट, यहां से कहानी शुरू हो रही हमारी। अब जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सीधी सीधी वो यही लिखेंगे भाई, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे। अब 2 मिनट रुक जाना। अब आप एक काम करो, पहले इसको समझ लो। ये 2 लाइन छोड़ देना जरा। कितनी लाइन छोड़ना है आपको? और नई हेडिंग डालो, हरित क्रांति में प्रयुक्त रसायन, और अब एक टेबल बनाएंगे हम। टाइम है कि गया? हरित क्रांति में प्रयुक्त रसायन। दिक्कत इस पॉइंट से है, इससे दिक्कत है। अब ध्यान से सुनना, जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा, हरित क्रांति में क्या बोला है, हेडिंग क्या डाली है? रसायन। रसायन का मतलब होता है पहला नंबर रासायनिक उर्वरक, इस, अच्छा पहला नंबर रासायनिक उर्वरक, इसके अंतर्गत यूरिया और डीएपी लिख लो, नीचे वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन में। रासायनिक उर्वरक में पहला यूरिया, और रासायनिक उर्वरक में दूसरा क्या हो जाएगा? डीएपी। हेडिंग क्या है? अरे भाई, रासायनिक उर्वरक में पहला नंबर क्या हो गया और दूसरा क्या हो गया? ऐसा। तो पहली हेडिंग क्या थी हमारी? अब आप दूसरी हेडिंग डालो, रासायनिक कीटनाशक। याद रहेगा? डीडीटी, डीडीटी डाल दिया। उसी के नीचे वाली लाइन में
बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ही कहते हैं गैमेक्सिन। जल्दी से बताओ गैमेक्सिन क्या है? क्या है? तो पहला नंबर क्या बोला? पहला नंबर सबसे पहले रासायनिक, और दूसरा नंबर, अब इनको आप स्टार कर लो। हमको जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब जैविक खेती में पढ़ना है, इनके अगेंस्ट में पढ़ना है। मतलब हमारे दिमाग में ये छपे होने चाहिए। जैसे मैं बोलूं रासायनिक उर्वरक, तत्काल तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? यूरिया, डीएपी। जैसे मैं बोलूं रासायनिक कीटनाशक, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे थोड़ा और आगे बढ़ के आप दो चीजें और समझ लो। अब तीसरी हेडिंग बनेगी आपकी रासायनिक कवकनाशी, रासायनिक कवकनाशी। इसका उदाहरण आप खुद लिख लो, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि खेती में प्रयुक्त बोर्डो मिक्सचर क्या है? बोर्डो मिश्रण या मिक्सचर, याद रहेगा। और उसी के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, मर्क्यूरिक मतलब मरकरी, मरकरी मतलब शुद्ध जहर। यह है सूत्र उसका, HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड। और लास्ट लिख लो रासायनिक खरपतवार नाशी, चौथी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी कौन सी होगी? इसके दोनों एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, दोनों प्रीलिम्स में आते हैं। पहले है आइसोप्रूट्रॉन, आइसोप्रूट्रॉन, ये चावल के खेत में डाला जाता है बहुत ज्यादा। आइसोप्रूट्रॉन, आइसोप्रूट्रॉन ऐसा याद रहेगा। और उसी में नीचे लिखना 2,4-D इथाइल ईस्टर, ये गेहूं के खेत में डाला जाता है। ऐसे लिखेंगे 2,4-D इथाइल ईस्टर। गेहूं प्लस चावल, लेकिन गेहूं चावल के खेत में पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? आइसोप्रोट्रॉन। अब जब हम कल अपना सेशन शुरू करेंगे ना, तो मैं तुमको यही चीज बताऊंगा, ये चीज कि हर मतलब कायदे से जब हम जैविक खेती पढ़ते हैं ना, तो मुझे सेशन शुरू करना चाहिए था यहां से कि बेटा जैविक खेती में ये चार चीजें जो यूज हुई है ना, इन्होंने नेचर की बैंड बजा के रख दी। इसलिए हमको हमारी उस पद्धति की तरफ शिफ्ट होना पड़ा जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, वो ये है। तो कल का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मिस मत करना, ठीक है? बाकी कल